सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। फैसल अजीज़ साहब की गैर मौजूदगी में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में ये हफ्ता डेवलपमेंट से भरपूर गुजरा। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई, बजट भी आया, उसके बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। आपने देखा जैसे ही आसिफ ज़रदारी साहब गिरफ्तार हुए, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की खबर आई, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दूसरी जानिब हमने देखा हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान किर्गिस्तान में मौजूद थे, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में उन्होंने शिरकत की, बिश्केक में मौजूद थे, उस हवाले से ब्रीफ किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर ब्रीफ किया। और जाली अकाउंट्स केस समातें चल रही हैं, ये केस भी प्रोसीड आगे की जाने बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब और सिंध का बजट भी पेश किया गया है। मिला जुला रद्द-ए-अमल था, कुछ लोगों की जानिब से कहा गया बहुत अच्छा बजट है, कुछ ने कहा काफ़ी टफ बजट है, कुछ ने कहा मुनासिब नहीं है। मनोसलवा आ जाता है तो तरक्की की बातें होने लगती हैं, मनोसलवा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से मईशत डोल रही है। इस डूबती मईशत को, डोलती मईशत को सहारा चाहिए। और सारी सूरत हाल में जो अपोजिशन है उसने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया इस बजट के आने के बाद। और अगर हम ऐवानों की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी, शोर शराबा। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में जब आए तो उनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था इजलास कौमी असम्बली का। वही बात जो कि हम शुरू से करते आ रहे, कोई प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जैसे ही इजलास शुरू होता है वही नारेबाजी, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना। जिस मकसद के लिए फ़्लोर इस्तेमाल होना चाहिए उस मकसद के लिए फ्लोर अब तक इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ अदालती मामलात भी, जैसे कि मैंने जिक्र किया इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस का, वहीं अल अजीज़िया रेफरेंस भी चल रहा है। और नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है, अपने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम तफसीली बात करेंगे, खासतौर पर बजट पर इन डेप्थ बात होगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आरिफ चौधरी साहब के पास ही जाऊंगी। आरिफ साहब, ये अभी जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जो नैब ने मौक़िफ़ पेश किया, उनकी जानिब से कहा गया कि सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं होती। तो आपने उनके इस आर्गूमेंट को किस तरह देखा? इसमें वेटेज है? बड़ा वेट है इसमें। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि लॉ इस अपील के मामले में यही है कि अपील अगर ना सुनी जा रही हो तो ये बहुत बड़ी ग्राउंड होती है बेल के लिए कि जी सज़ा की मुअत्तली इसलिए ज़रूरी है कि अपील के सुने जाने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और अपील अगर फ़िक्स हो जाए तो ये बहुत बड़ी ग्राउंड होती है सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त इखराज की। तो यहाँ सिर्फ एक यही ग्राउंड नहीं है, बल्कि अगर इसको मेडिकल ग्राउंड चूँकि बेसिकली ले रहे हैं, और मेडिकल ग्राउंड ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे देख चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी देख चुकी है, क्योंकि कोई नई एविडेंस उनकी तरफ से नहीं लगाई गई मुल्ज़म की तरफ से। और नई एविडेंस इस मामले में सिर्फ यही हो सकती थी कि कोई मेडिकल कंडीशन जो है उसकी प्रिकैरियसनेस, उसका इस तरह की सूरत हाल कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जान को खुदा न खास्ता ख़तरा हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है और उनका जेल के अंदर रहते हुए इलाज मुमकिन नहीं है, तो ये एक वाहिद ग्राउंड होती है जो कंसीडर की जा सकती। लेकिन चूँकि ऑलरेडी जो एविडेंस दी गई उसकी बुनियाद पर, यानी एविडेंस क्या थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसकी बुनियाद पर जो असेसमेंट की और फैसला दिया हाई कोर्ट ने, उन्होंने ये फैसला दिया कि कोई ऐसी सूरत नहीं है, चूँकि इलाज के लिए तमाम सहूलतें इन्हें मुहैया की जा रही हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है कि इन्हें बेल दी जाए। सही। अच्छा उसामा, थोड़ा सा सियासी पहलू पर भी बात करते हैं। अच्छा, मैं उसामा आपकी तरफ आ रही थी। अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी आपने ये मीडिया टॉक सुनी है,
उनकी जानिब से कहा गया कि भी सड़कों पर निकलना है हम लोगों ने, अवामी राब्ता मुहिम हम लोगों ने शुरू कर दी है। कल वो मरीम नवाज से भी मिलने जा रहे हैं। एक तरफ बड़े मियाँ साहब जेल में मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। हमजा शहबाज के जेल में जाने के बाद मरीम को जो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर कल वो बिलावल से भी मुलाकात कर रही हैं। बड़े मियाँ साहब का ये भी हुक्म है कि भी अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलना है, हम आहंगी के साथ चलना है। तो ये जो अब एक गठ जोड़ होने लगा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कल की मुलाकात खास तौर पर इस तनाजुर में पूछ रही हूँ मैं। देखिए, ये एक दफ़ा फिर वो जिसको अबू बचाओ मुहिम कहते हैं वही शुरू होने जा रही है। और जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, मैं उस पर आने से पहले एक चीज़ को तो अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जिस तरह मजम्मत की है समी इब्राहिम साहब पर जो हमला हुआ, और तमाम सहाफ़ी बरादरी इस पर भरपूर एहतजाज कर रही है, सब स्याह पट्टियाँ बांध रहे हैं और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर रहे हैं। ये देखिए, फवाद चौधरी साहब की तरबियत पीपल्स पार्टी में भी नहीं हो सकी, वरना आप देखें कि पीपल्स पार्टी पर हम सबसे ज़्यादा शायद तनकीद करते हैं, मेरे बड़े हैं बुजुर्ग हैं आरिफ चौधरी साहब, ये भी तनकीद करते हैं। लेकिन देखें, कभी भी आप इस तरह का रवैया पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो इस तरह का कभी काम नहीं करेंगे। लिहाजा जब फवाद चौधरी साहब जिस भी जमात में रहे हैं उससे कुछ सीखा नहीं, उसको तबाही किया और अब तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है बिलावल भुट्टो जरदारी की मरीम साहब की मुलाकात की, देखिए ये एक प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन आप देखिए, दिलचस्प बात नोट करने वाली है, बड़ी गौर तलब बात है कि बिलावल ने आखिर में कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, ये 5 साल ये पार्लियामेंट पूरा करे वक्त। ये एक बड़ी अहम बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये हुकूमत जाए, जरदारी साहब कह रहे हैं इस्तीफा दे, वज़ीर आज़म जाए, लेकिन साथ कह रहे हैं पार्लियामान 5 साल पूरे करे। अब इसका मतलब क्या है? और साथ वो कह रहे हैं कि मसाइल इतने हैं कि कोई एक आदमी हल नहीं कर सकता, कोई एक जमात हल नहीं कर सकती, मिलकर करने हैं। ये वही बात है जो शहबाज शरीफ साहब शुरू में कह रहे थे, नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। ये वही बात है जो जरदारी साहब ने कही कि हम जनाब पार्लियामेंट में आकर, कौमी असेंबली में आकर कहा इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, हम साथ चलने को तैयार हैं। तो ये वो इशारे हैं, वो जिस तरह की तरफ से आता है ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक तरफ डंडा दिखाओ, दूसरी तरफ कोई खाने की चीज़ भी। तो ये एक तरफ दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जनाब ये जो केसेस हैं ये किस तरह से इनको परसू ना करो, कोई इसमें रास्ता निकालो, वरना हम तहरीक चलाएंगे, और अगर हमारे लिए रास्ता निकाला गया तो हम आपको वक्त देने को भी तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को भी तैयार हैं। तो ये दोनों तरह से खेला जा रहा है, और इसीलिए अब मरीम साहब से मुलाकात है, मरीम ने बुलाया है, बिलावल वहाँ जा रहे हैं, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट स्ट्रेटजी बना सके मौलाना फजल रहमान साहब को आगे करके। लेकिन अभी तक वो बात नहीं बन रही। अगर इतनी इनके पास स्ट्रीट पावर ये नजर आता है, ये वाकई जिस तरह कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हमने निकलना है, क्योंकि ये इशू अगर इस पर निकलेंगे गिरफ्तारियों पर तो लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे भाई पैसा आपने बनाया, आप जवाब दें, अदालतों में जाकर जवाब दें। अब ये महंगाई को अगर इशू बना रहे हैं, बेरोजगारी को बना रहे हैं, तो ये कौन लोग बना रहे हैं? यानी बिलावल स्ट्रेटजी बनाएंगे गरीबों के इस्तेहसाल के खात्मे की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा महल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा घर 1700 एकड़ में मौजूद, 300 कनाल में तो कंस्ट्रक्शन है शायद, वहां पर जाकर, वहां पर बैठकर पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला तबका, वो बैठकर स्ट्रेटजी बनाएगा गरीब तरीन तबके के लिए। यानी ये कैसा मजाक है? तो वहां जाकर क्या गरीब की बात होगी? ये एक अजीब गरीब किस्सा है। यानी कि मकसद कुछ और होगा, लेकिन ढाल बनाया जाएगा इस महंगाई को, और यही कहा जाएगा कि महंगाई के हवाले से और गरीब का जो इस्तेहसाल हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और ये तहरीक चलाई जा रही है, लिहाजा हमारा साथ दें, आप लोग घरों से निकलें। और पहले भी जब ट्रेड मार्च उन्होंने किया था, आपने देखा किस तरीके से 200-200 रुपया बांटा गया और एक एक बिरयानी के डब्बे पर इतने लोग इकट्ठे किए गए। खवातीन खुद बता रही थी मीडिया पर, इनको इकट्ठा किया गया था। खैर, देखते हैं ये आगे क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस तरीके से सड़कों पर निकलते हैं और अवाम कितना इनका साथ देते हैं, खुद ही पता चल जाएगा लोगों के बाहर निकलने से। आरिफ साहब, मैं खास तौर पे बात करना चाहूँगी, जो बिलावल ने भी मजम्मत की है और ख़ास तौर पे कहा है कि भी फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरीके से हमला किया समी इब्राहिम साहब पर, सर ये क्या तर्ज अमल है? आप एक बाशऊर पाकिस्तानी शहरी भी हैं, माहिर कानून होने के साथ। फवाद चौधरी साहब के बारे में मेरी एक राय हमेशा से रही है कि वो हाथी हैं पोरस के, और उनका ताल्लुक भी जेलम से है। फवाद चौधरी साहब की अगर बैकग्राउंड आप देखें तो सब लोगों को मालूम है कि अपने अंकल जो थे चीफ जस्टिस, उनकी मौजूदगी में इन्होंने फर्स्ट लॉ कंपनी बनाई, और वो फर्स्ट लॉ कंपनी सिर्फ उन्हीं के लिए थी, इनके अपने अंकल की वजह से थी, और वो उसी वक्त तक चलती रही। और फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये वो पोरस के हाथी हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करके अपनी पार्टी के खिलाफ जितने लोग आ सकते थे उनको इकट्ठा किया। अगर फवाद चौधरी साहब ना होते
तो आज ये जो आपको इत्तेहाद नजर आता है पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये ना होता। तो ऐसे शख्स मैं माजरत चाहूंगी, आपको थोड़ा सा रोकूंगी मैं। आरिफ साहब, आप यहीं से अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो कल मुलाकात होने जा रही है, अभी बिलावल ने मीडिया टॉक भी की, खुले दिल से एक्सेप्ट किया उन्होंने मरियम नवाज की इस दावत को। तो सर, ये कल इस मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत होने वाली है, कुछ आपके इल्म में है? और दूसरा, कहा तो ये जा रहा है कि मकसद कुछ और है, ये साथ मिलने का, इस गठजोड़ का, और सहारा लिया जाएगा इस बजट के हवाले से, और महंगाई की बात की जाएगी। प्रेशर जो है वो असल में केसेस का है, इसलिए साथ मिल रहे हैं। देखें, वो तो आप नियत किसकी क्या है वो उसको छोड़ के आप नहीं समझती कि महंगाई एक बहुत सीरियस इशू है, या आप लोग नहीं समझते कि जो 1500 बिलियन के टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगाए गए, वो एक इशू नहीं है? या इतने जो कर्जे पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए थे जितने अभी लिए जा रहे हैं, तो ये इश्यूज है ना? या ये इन इश्यूज पर ऑपोजिशन बात ही करना, मेरा ख्याल है आप लोग ही परेशान हो जाएंगे कि ऑपोजिशन बात क्यों नहीं कर दी। सही। अगर अवाम को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई हो रही है, अगर आप सिर्फ डॉलर का रेट ले लें 158 या 157, और खुद ही इनके जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था 137 138 पर इक्विलिब्रियम रीच कर दी, उसके बाद 20 कैसे कारोबार होगा? लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, 45 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, 15 लाख लोग जॉब्स लूज कर चुके हैं। अगले साल इसी एदाद शुमार के मुताबिक अगर चला गया तो 52 लाख लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। वही वजीर आजम ये भी कहते हैं कि कोई स्विच तो नहीं है ना कि जिसका बटन ऑन करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर जुलाई 2018 में जब अपना इकोनॉमिक प्लान किया था तो उस वक्त कौन को ये बता देते कि मेरे पास कोई बटन नहीं है? सही। अच्छा, वो प्लान आप उठा के देख लें। और दूसरी बात ये हम तो ऑपोजिशन है, हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वजीर आजम से ये भी पूछ लें कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमिक टीम को फारिग क्यों किया। सही, ठीक है, वो तो कहते हैं कि भाई यू टर्न कुछ सोच समझ के लिया जाता है। और यू टर्न की बात नहीं कर रहा मैं, तो कुछ और बात कर रहा हूं। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि पूरी टीम को अगर परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने तब्दील किया, या फिर उनको नहीं सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि अवाम के लिए परफॉर्म नहीं कर सके ना, यही है ना डिससेटिस्फैक्शन। और किसके भाई मईशत की जो टीम थी वो उन्होंने क्या करना था? उन्होंने इंडिया से दोस्ती तो नहीं करनी थी ना, उन्होंने मईशत की करनी थी। और अगर वजीर आजम समझते हैं कि मईशत का कबाड़ा निकला तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन, FBR चेयरमैन, स्टेट बैंक गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर सबको फारिग कर दें और हमारे से मीडिया ये पूछे कि आप मिल क्यों रहे हैं, तो मेरा बड़ी अजीब। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं आपसे और करूंगी। अभी कल ही ये वाकया पेश आया, फैसलाबाद में शादी की तकरीब थी जिसमें सहाफ़ी भी मौजूद थे, सियासतदान भी थे। समी इब्राहिम साहब पर हमला किया गया, फवाद चौधरी साहब ने उनको गुस्सा मारा। सर, ये मैं आपका रद्द-ए-अमल चाह रही हूँ, ये सियासतदानों का किस तरह का तर्ज-ए-अमल है? मतलब ये तो गुंडागर्दी है। सियासतदानों का ना कहें, फवाद चौधरी साहब ने किया है तो सारों को घसीट के क्यों? अब अगर आप इसका एक और लफ्ज इस्तेमाल कि पाकिस्तानियों को क्या हो गया, ये मेरा ख्याल है सबका मसला तो नहीं है ना, ना सियासतदान ना बिजनेसमैन, फवाद चौधरी साहब ने किया है और मेरा ख्याल है हम सबको कंडेम करना चाहिए। जो मर्जी कंसर्न किसी का हो, तो हमारा क्या ये लेवल आ गया कि एक वफाकी वजीर जो है वो थप्पड़ और घूंसे मार के अपना स्कोर सेटल करे? आई मीन हमारे कितने डिसएग्रीमेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, आपस में होते हैं, जबरदस्त डिबेट होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर फिजिकल मारना शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है ये इससे ज्यादा तो खराब चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत इतनी हमारे जो वजीर आजम हैं वो इतने नालायक हैं कि वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी नहीं देंगे। कितना वसीर शामिल है, होना तो ये चाहिए कि ही शुड बी गिवन अ शो कॉज नोटिस कि आप एक्सप्लेन करें, अदरवाइज आप बाहर हैं। मतलब हाउ कैन अ फेडरल मिनिस्टर गो एंड स्टार्ट हिटिंग पीपल? यार कल को मैं इसका मतलब है बोलते हुए अपने जज्बात को देखूं कि कल पता चले कि कोई मिनिस्टर मुझे ना आके घुसे मारना शुरू करते। सही सही।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप मोहम्मद जुबैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया। बिल्कुल ठीक बात है आरिफ चौधरी, मतलब आप अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख पा रहे कि मतलब इससे पहले भी आपने देखा है कि जो सख्त जुमलों का इस्तेमाल है वो तो होता ही था, लेकिन अब अगर आप हाथापाई पर उतर आएंगे तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक है, शो कॉज नोटिस लेना चाहिए। एक बात मैं आपसे आपके नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ, मैं रह नहीं सकता। बुनियादी तौर पर वो ना सियासतदान है और ना कोई कानूनदान है, वो एक गुलदान है। और वो गुलदान यानी हर जगह जाते हैं और जहाँ से चाह वो लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं और वो इस्तेमाल होने के लिए हर जगह पहुँचे हुए होते हैं। इस कन्विक्शन वाला, कमिटमेंट वाला कोई पॉलिटिकल वर्कर ना इस तरह की सोच रख सकता है, ना इस तरह का अंदाज अपना सकता है। मैंने उन्हें उसामा जी जब देखा था पार्लियामेंट में तो मैं देख के हैरान रह गया कि यार इस तरह की ये यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की कि बिल्कुल वो घूम रहे थे मस्त हाथी की तरह, और कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं और कभी किसी के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना तकब्बर उनके अंदर। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ऐसे शख्स को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इनकी काबीना का रुकन हो। अगर ये काबीना के रुकन इसके बावजूद रहते हैं एक सहाफ़ी पर हाथ उठाने के बावजूद, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसे ये समझेंगे कि ये फाशिस्ट पॉलिसी जो है इस गवर्नमेंट की है। और चूंकि कोई भी वजीर जो है वो उसकी अपनी हैसियत नहीं होती, वो जो कुछ करता है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी भाई के ऊपर जो हमला है, और वो हमला पूरी सहाफत पर हमला है और एक मैसेज उसने कन्वे करने की कोशिश की है आज़ादी सहाफत को कर्ब करने के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए। और ये ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम बार्स भी शामिल होंगे उनकी मजम्मत करने के लिए, और पूरा जोर हम लगाएंगे कि इस तरह का शख्स जो है वो कम अज़ कम काबीना में तो ना हो। और उन्हें कब शर्म नहीं आती इस तरह करते हुए? खुद वो आज तक उसने जो तरक्की की है आपके मीडिया की वजह से की है। हर जगह मीडिया ने उसे मौका दिया, वो यहाँ आके गुफ्तगू करते थे और यही उन्होंने अपनी वहाँ सलाहियत दिखाने की कोशिश की कि जी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट कर सकता हूँ। और उसी मीडिया के खिलाफ, समी इब्राहिम के खिलाफ आप अपने हाथ उठाते हुए आपके हाथ टूट क्यों ना गए? आपको शर्म क्यों ना आई? आपका कानून से ताल्लुक है, आप कहते हैं मैं कानूनदान हूँ। कानूनदान का क्या तस्वर है? वकील जो है वो अपनी आवाज से, अपने अंदाज से कन्विंस करता है। वकील का हाथ अगर उठ जाए तो उसे मैं समझता हूँ वो वकील भी नहीं रहता। सहाफी का तो ये जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि उसने सही और गलत की निशानदही करनी है। और अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी निशानदही की जाएगी, उस पर बात होगी, बहस की जाएगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाएगा और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया भी जाएगा। लेकिन इस तरीके से कि जिस तरह अभी उनके पास वजारत इत्तलात थी जब, तो वो पीटीवी वाला मामला जो सारा हुआ उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसामा उनके पास है उसके बाद भी कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको पता रही है कि कुछ तनकीद का करप्शन के मामलात भी थे, उनके करप्शन के मामलात भी थे, जिस तरह गाड़ियों का यानी बेजा इस्तेमाल हो रहा था और बहुत सारी चीजें हो रही थी। मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स ने जो उन्होंने किया है, ये उनका रिएक्शन दरअसल एक जाहिल आदमी का रिएक्शन है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जहालत को की निशानदेही की जाए या उसके, आप देखें ना वो अपनी पार्टी के ऊपर जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं। ये तनकीद क्यों कर रहे हैं कि जहां उन्हें थोड़ी सी चोट लगती है, चूंकि उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। और मैं आज भी आपको बताऊं कि ये सबसे पहले खिलाफ होंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं दे केटर फॉर देयर लीडर। अच्छा उसामा, मतलब फिर ये है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी होती है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब जो इससे पहले दूसरी जमातों में रहते रहे हैं, वो तो वही पुराने सियासतदान है ना जिनका तर्ज अमल जिस पर तनकीद होती भी रही है, फिर करप्शन के मामलात भी हैं। वो जब इस जमात में आ जाएंगे तो फिर तब्दीली कहाँ से आएगी? तो आपको नहीं लगता कि ये साख मुतासिर की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह का तर्ज अमल फवाद साहब कर रहा है कि उन्होंने, मतलब आपको पता है इससे पहले जो वो थे फैसल बाउडा साहब, उन्होंने बाकायदा माजरत की सहाफ़ी से, उन्होंने कुछ इस तरह की तल्ख कलामी उनकी भी हो गई थी। तो चौहान साहब जो हैं पंजाब के, उनको भी अपनी हाथ धोना पड़ गए। मतलब एग्जाम्पल्स उनके सामने थी, फिर भी उन्होंने इतनी जुर्रत कैसे कर ली? मतलब वाकई फिर उनको छूट दी गई है।
जहाँ मिलती है वो कर लेते हैं फिर मौका। देखिए, लेकिन कोई भी आज से पहले कोई भी वजीर, विफाकी वजीर ने इस तरह की हरकत नहीं की, थप्पड़, घूंसा, हमला, धमकियां, ये नहीं किया। यानी अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, किसी की दिल आज़ारी की होगी, अल्फाज गलत बोले होंगे, लेकिन ये हमला पहली दफ़ा किया है एक वजीर ने इतने लोगों के सामने, और शर्म नहीं उनको आती। आरिफ चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप देखिए कि किसी भी आदमी के बारे में आपने कोई पेशगो करनी है या उसका किरदार जानना है, या मैं तो इस मामले में कहूँगा बद किरदारी जाननी है, उसकी बद अखलाकी जाननी है, तो उसका माजी देखिए क्या होता है। ये मुशर्रफ के साथ जाते हैं, मुशर्रफ के खिलाफ ही बोलते हैं, पीपल्स पार्टी में जाते हैं, यानी उसके राज लेकर और उसके बाद उस शख्स को जलील और रुस्वा करना। पीपल्स पार्टी से आते हैं तहरीक इंसाफ में, तो तहरीक इंसाफ में बैठकर आप देखिए सबसे ज़्यादा किस पर तीर चलाते हैं, पीपल्स पार्टी पर, जरदारी साहब पर, बिलावल भुट्टो पर। आप देखिए जब वज़ीर इत्तलात बनते हैं, यानी सहाफ़त में भी इन्होंने, ज़ाहिर है हर जगह तो ये फिर जाते हैं, सहाफ़त में आने के बाद जाकर प्रोग्राम करने के बाद क्या करते हैं, सहाफ़ियों का ही माशी कत्लेआम शुरू कर देते हैं वज़ीर इत्तलात के तौर पर कि जी ये तो मीडिया ख़त्म हो गया, मीडिया का दौर नहीं रहा, मीडिया को बंद कर देना चाहिए, ये मॉडल ही ख़त्म हो चुका है, यानी उनका कत्लेआम कर दो, उनका माशी कत्लेआम और छोड़ दो। फिर बतौर वज़ीर इत्तलात क्या करते हैं कि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई और, बस मैं हूँ और कोई ना हो, तो जनाब ISPR के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, पाक फौज के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, इंटरव्यूज देने लग गए जब इनको तब्दील किया गया। तो ये तो इनका हाल है, यानी हर जगह जाकर वहां से निकलने के बाद ये उनके खिलाफ बात, किसने बातें की कि काबीना में डिवीजन है, यानी ये इस कदर गिरे हुए इंसान है। और उसके बाद कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो मुंतखब लोग हैं PTI में और गैर मुंतखब, उनकी आपस में चपकलिश चल रही है, कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो रही। ये बिल्कुल से आरिफ चौधरी साहब की बात है कि इमरान खान साहब चाहेंगे, पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरा ये बिल्कुल ठीक कहा जुबैर साहब ने भी कि शो कॉज नोटिस देना चाहिए। समझते कसूरवार वो खुद है, ठीक है, अगर अब भी इनको नहीं हटाया जाता, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो फिर कसूरवार सबसे बड़े वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपील करते हैं कि आप ये साफियों को कमजोर ना समझें, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, और आपने पहले ही बहुत लोगों को नाराज कर दिया है। और अगर अब फवाद चौधरी के खिलाफ एक्शन ना हुआ, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस देना चाहिए, वरना जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म पर बात आएगी। बहुत शुक्रिया आपका उसामा गाजी और आरिफ चौधरी साहब, आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन सहरिश ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।